नमस्कार दोस्तों, IMCM पॉलिटेक्निक टड़वा चौबेपुर मोहम्मद गौना मऊ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ICM पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। सभी टीचर्स अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आज मेरा क्लास है फिजिक्स का। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं। जैसे कि हम पढ़े हैं पिछले कक्षाओं में विज्ञान क्या है, तो विज्ञान वह है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी से अंतर्गत आज हम जो है भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मात्रक एवं विमान, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। इसमें मेजरमेंट के बाद हम डायमेंशन का अध्ययन करेंगे। डायमेंशन जिसको हम क्या कहते हैं, विमान। सबसे पहले हम जानें बीमा क्या है, किसकी बीमा होती है और किसकी नहीं होती है। सबसे पहले हम इसका जो है अध्ययन करेंगे। जैसे आपका कोई अल्फाबेट, जैसे A to Z तथा टेबल 1 to 100 या पाई 0 etc की बीमा नहीं। इसके अलावा जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की बीमा L होती है। ठीक इसी प्रकार द्रव्यमान का M होती है। जैसे हम जानते हैं चार मतलब होता है दूरी बटा समय। हम ये कहते हैं चार्ज की विभा क्या होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बीमा L होती है, जबकि समय का T होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो दूरी की बीमा क्या होती है L,
समय का होता है टी, तो 4 हमारी क्या हो जाएगी एल, टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -1। यानी इस तरह से देखा जाए, कहा जाए 4 की बीमा क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल टी की पावर -1। ठीक उसी प्रकार से हम ये कह दें आयतन क्या होगी, आयतन का डायमेंशन क्या होगा हर बीमा, तो हम जानते हैं कि आयतन और होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की बीमा भी हमारी एल होती है, चौड़ाई की बीमा भी एल होती है और ऊंचाई की बीमा भी एल होती है। इस प्रकार से अगर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आयतन का बीमा एल टू दी पावर एल टू दी पावर 3 होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम ये कह दें, इसी प्रकार से किसी भी तरह की बीमा हम निकाल सकते हैं। जैसे हम कह रहे संवेग की बीमा, संवेग सबसे पहले हमको जानना है कि संवेग होता क्या है। तो संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं मोमेंटम, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम यानी संवेग। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होते हैं, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। हम जानते हैं कि द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है वह m होता है कैपिटल, और वेलोसिटी जो होती है यानी कि वेलोसिटी क्या है तो चाल या वेग दोनों की डायमेंशन है, दोनों की मान एक ही होती है। तो हम जानते हैं कि एल टी पावर -1 ये हमारी क्या होती है चाल की बीमा होती है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m l t की पावर -1, इसको कहेंगे मोमेंटम, और मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और भी डायमेंशन को देखते हैं। और भी डायमेंशन को हम जैसे देख सकते हैं गतिज ऊर्जा, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है वो होती है ½ mv², जिसमें हमारा बताया था कि किसी भी अल्फाबेट या संख्या की बीमा नहीं होती है। तो जिस तरीके से हम देखें तो ये ½ जो दिख रहा है ये क्या है अंक है, और किसी भी अंक का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जिसका डायमेंशन नहीं होता उसको हम छोड़ देंगे, तो बाकी सिर्फ बचते हैं उस डायमेंशन को हम ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं के यानी काइनेटिक एनर्जी, और ये होती है m, और v हमारी क्या होती है जानते हैं कि एल टी की पावर -1 होता है, और इसका क्या है स्क्वायर। हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा l² और t टू द पावर क्या हो जाएगा -2। दिस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा यहाँ से तो m l² t की पावर -2, और इसकी इकाई जो होती है काइनेटिक एनर्जी जो इकाई होती है वो होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इकाई जूल। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह वर्ग के बराबर होती है। किसके वर्ग के, वर्ग बोले तो कार्य, क्या होता है कार्य के भी डायमेंशन एक ही है, यानी काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी होती है तो डायमेंशन होती है वही कार्य की भी डायमेंशन होती है। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बीमा हम देख सकते हैं ये हम बीमा की जो है एक छोटा संक्षेप बता रहे हैं। इसके बाद हम बीमा को हम कई रूपों में कई प्रकार से इसको हम यूज करेंगे। जैसे
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? हमें सूत्र याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये होता है mgh। तो डायमेंशन निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं Pe इज इक्वल टू हो जाएगा m g का हमारा क्या होगा? g हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। g हमारा क्या है? देखिए जैसे कि हम जानते हैं जहां स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम अंग्रेजी कहते हैं ग्रेविटी ऑसिलेशन, ग्रेविटी ऑसिलेशन। गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण और रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और रेखीय त्वरण ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ये भी जानते हैं कि स्मॉल जो ए होता है वह ए हमारा क्या होता है? लीनियर ऑसिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का बीमा एक ही होता है और यूनिट भी एक ही होता है। जैसे इसको कहते हैं लीनियर ऑसिलेशन, लीनियर ऑसिलेशन। इनकी भी जो है जो यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी भी होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, दोनों का डायमेंशन और बीमा और मात्रक सेम होता है। इसलिए हम रेखीय त्वरण का डायमेंशन जानते हैं कि Lt की पावर -2, उसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का भी क्या हो जाएगा? Lt की पावर -2। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि Pe बराबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, यहाँ से डायमेंशन देखेंगे तो m का m हो जाएगा और यहाँ पर g है तो g का हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं? मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड का मतलब हो जाएगा m का मतलब l और t का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब t क्या हो जाएगा? यहाँ से t का मतलब हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से? तो mLt की पावर ml m यहाँ से हो जाएगा तो Lt की पावर -2 और यहाँ पर क्या है? h, तो h का हो जाता है हमारा l। सबको करते हुए तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2। जैसा कि दोस्तों अभी हम बताया है इनकी भी इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। यानी कार्य करने की जितनी भी क्षमता है सारी इकाइयां जूल होती हैं और जिसकी इकाई जूल होती हैं उनका डायमेंशन ml स्क्वायर t की पावर -2 होता है। जैसे कि कार्य, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की इकाइयां जो होती है सेम होती है, इसलिए इनकी डायमेंशन भी सेम होता है। ठीक है ना? तो ये हमने जो है बीमा का एक संक्षेप तरीका बताया है कैसे इसको निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें निकालना होगा जैसे त्वरण यानी ऑसिलेशन की बीमा क्या होगी, जैसा कि हम बताएं, तो हम देखते हैं, इधर आते हैं, हम इसको देखते हैं कि ऑसिलेशन की बीमा क्या होगी।
तो दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब त्वरण हम किसे कहते हैं। तो हम त्वरण किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे त्वरण को हम स्मॉल a से करते हैं प्रदर्शित। a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसी कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। इसको हम अंग्रेजी में ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a एंड यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा कि वेग परिवर्तन की दर क्या है, डेल्टा टी। दर क्या है, डेल्टा टी है। तो दर को हम डेल्टा टी कहते हैं और वेग परिवर्तन क्या है, डेल्टा वी है। परिवर्तन का मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसी को हम परिवर्तन करते हैं। तो ये क्या होगा, वेग परिवर्तन, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को हम कहते हैं परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन डेल्टा v या डेल्टा v हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस v लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और समय परिवर्तन क्या होता है, समय परिवर्तन होता है t2 माइनस t, यानी कि अंतिम स्थिति का समय और प्रारंभिक स्थिति का समय के अंतर को हम परिवर्तन कहते हैं, समय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन दर क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभी हमने देखा कि a इक्वल टू v, ये वेग परिवर्तन है। अगर इस वेग परिवर्तन को अगर हम इसको हटाना चाहें, इस तरीके से लिखना चाहें, तो आपको बता दें कि वेग परिवर्तन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसका क्रम क्या करता है कि सबसे पहले आपका इसमें मान लीजिए v है, तो v सबसे बड़ा होता है। अब इसी v को हम चाहे तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसी क्रम को हम चाहे तो d भी लिख सकते हैं। अब बात का मतलब क्या है, आप समझिए। तो वेग होता है, इसकी भी इकाई हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी इकाई हमारे मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस परिवर्तन यह है कि आपका वेलोसिटी है, तो अब वेलोसिटी के साथ अगर कोई डेल्टा या डी लगा है, हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी वेलोसिटी है, यानी बहुत बड़ा वेग है। उसके बाद इस क्रम में हम आते हैं, तो डेल्टा लगने का मतलब हो गया कि मीडियम वेग, यानी मीडियम सा वेग है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो डीवी लग जाता है। डीवी का मतलब होता है सबसे कम वेग, यानी इसको लगभग निगेट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, यानी कम, यानी कि सूक्ष्म वेग। क्या होता है, सूक्ष्म वेग। डी का मतलब सूक्ष्म होता है, उसके बाद उससे अधिक वेग और उससे अधिक वेग, इस तरीके से क्रम चलता है। तो किसी भी राशि के साथ, राशि का मतलब जैसे वेलोसिटी हुआ, त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ, उनके साथ यदि अगर d लगा है तो ये समझ लीजिए कि d हमारा क्या है, बहुत सूक्ष्म वेलोसिटी या सूक्ष्म विस्थापन या सूक्ष्म एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद अगर डेल्टा लगा है तो मीडियम में होता है। अगर उसके साथ कुछ भी राशि लगी है, इसका मतलब बहुत बड़ी वेलोसिटी या बहुत बड़ी विस्थापन या बहुत बड़ा एक्सेलरेशन होता है। समझा दोस्तों? तो ये चीज हमको ध्यान रखना होगा। इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम चाहे v लेके चले, चाहे डेल्टा v लेके चले, चाहे d v लेके चले, सबकी इकाइयां सेम होंगी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर e ले लें तो a लेके चले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अगर डेल्टा a लेके चले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अगर d a लेके चले तो डेल्टा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बस ये होता है, ऐसा क्रम होता है, ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद उससे बड़ा, फिर इससे सबसे बड़ा हो जाता है, ये सब क्रम होता है। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और इस प्रकार हम चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। ठीक, आइए तो हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे तो ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा v हम बताएं, तो डेल्टा v हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि वही चार टाइम बताया था, क्या होता है lt की पावर माइनस 1 होता है। क्या होता है, तो lt की पावर माइनस 1, ये इसका क्या हो गया, वेग की डायमेंशन हो गई। और समय की क्या होती है, वो होती है कैपिटल T। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू हो जाएगा lt के पावर माइनस 2, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर निकाल दें कि वेग की क्या होता है,
वेग क्या होता है? वेग बोले तो वेलोसिटी क्या होता है? वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या होती है? इसको कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर। रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, अर्थात डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यानी विस्थापन डेल्टा s का मतलब s क्या है? जहां s क्या है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन से, ठीक है ना? तो ये विस्थापन परिवर्तन और डेल्टा टी क्या है? दर। तो विस्थापन परिवर्तन, और विस्थापन कौन सा है? रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कि वेग मतलब वेलोसिटी को v से करते हैं प्लस से, और v बराबर होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और s क्या है? विस्थापन है। और विस्थापन किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम और प्रारंभिक ये क्या है? दूरी है, और दूरी को हम किसे करते हैं? प्लस से l से करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? l होता है। यहाँ पर कर लेंगे l अपॉन में क्या हो जाएगा? समय कितना होता है? t। तो कुल मिला के आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू lt की पावर माइनस 1। ये आपका वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी भी राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। आपको पता क्या रखना है कि किसकी डायमेंशन होती है और किसकी नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। फिर हम जो है इसके बाद अगले लेक्चर में इसके बाद इसके अगला रूल्स बताएंगे, इसके और कौन से रूल्स होते हैं, किस रूल से हम किसी भी समीकरण को हम डायमेंशन के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।